लास्ट क्लास तक स्टॉक आउट वाला पार्ट क्या था? अभी मैंने आप लोग को 2-3 क्वेश्चंस ग्रुप में शेयर किया है जो सॉल्व करके दिखाना था, एंड उसके बाद फिफो लिफो करेगा हम लोग, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को दिया, वहां पे क्या बोला, एक रॉ मटेरियल M2 है जो हमने विक्टर लिमिटेड से खरीदा है। बासु कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जो अपना रॉ मटेरियल M2 विक्टर लिमिटेड से खरीदता है, एंड सर्टेन डेटा दिया हुआ था, आपको परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकालना है। परचेज कॉस्ट बोला है, परचेज प्राइस ने, एक चीज ध्यान रखना, there is a huge difference between purchase price and purchase cost. हाँ बोलो, क्या बोला था इरशाद? नहीं, अब जिसका नहीं हुआ और जिसका हो गया सब आ जाओ। ये अपना कंपाइलर में अपन क्वेश्चन ऐड कर लेगा, क्वेश्चन नंबर होगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा देखो कि क्या क्या बोला है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल M2। सबसे पहले अपने को क्या बोला, क्वांटिटी परचेज है 5000 kg एट द रेट 50 पर kg। तो परचेज प्राइस पता चल जाएगा, परचेज हाँ हाँ वो कोई जरूरत नहीं है, लिस्ट उसमें से माइनस ही कर देंगे हम लोग। परचेज प्राइस है 5000 kgs, 50 रुपए करके, दैट इज 2,50,000। फिर आगे बोला कंपनी अलाउड है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो परचेज प्राइस से माइनस होता है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट at the rate 10%, that is 25,000. This will be your net purchase price। जीएसटी दे रखा है, ठीक है। जीएसटी का क्या करना है, अब यहाँ पे जिस लोगों ने प्लस किया है और आंसर मैच हुआ है, मतलब उन लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा, राइट। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि जीएसटी का इनपुट मिल रहा है, उनका भी करेक्ट है। दो आंसर आएगा यहाँ पे, तुम लोग का करेक्ट है, तुम लोगों ने ये अजम्पशन लिया है कि जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन का स्टार्टिंग वर्डिंग क्या था, बासु कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसको इनपुट मिलेगा ही मिलेगा, कंपोजिशन के अंदर वो होंगे ही नहीं, रेगुलर वाले के अंदर ही होंगे, तो इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स व्हाई जीएसटी यहाँ पे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एज पर द सॉल्यूशन गिवन इन द बुक, उन्होंने जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट माना है, बट एज पर अवर नॉलेज वी नो कि जीएसटी कंपनी लेवल पे तो रजिस्टर्ड होने से ही मैंडेटरी है, और इफ मैंडेटरी है तो इनपुट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाओ और उसके बाद आंसर निकालो, ठीक है। कॉस्ट का पार्ट मत बनाओ एंड देन आंसर कैलकुलेट करो। अभी क्या करना, उसको कॉस्ट का पार्ट मत बनाओ। नहीं, अरे बनेगा ही नहीं ना। कभी कंपनी के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जब आप लोग जीएसटी पढ़ोगे ना, जैसे आज आपका जीएसटी स्टार्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि जीएसटी किसको कंपलसरी है, किसको नहीं है, क्या लिमिट्स है, तब क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, कंपनी विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओपन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जीएसटी इनपुट मिलेगा, तो शायद आई थिंक तुम लोग का जो आंसर आ रहा होगा करेक्ट हो। तो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, यही मेरा हो गया परचेज प्राइस, नेट परचेज प्राइस। नेट परचेज प्राइस। फिर तो जिन्होंने जो जो आंसर बोला शायद करेक्ट आया होगा, तुम लोग का करेक्ट है, क्योंकि वहां पे जीएसटी को, हाँ हाँ। फिर और आगे क्या बोला, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें होगा फ्रेट। आ जाओ, फ्रेट है 3 रुपए पर केजी, हमने खरीदा है कितना, 5000 किलो, 15,000। देन इंस्पेक्शन चार्जेस,
0.20 पर केजी, दैट इज कितना आया, 1000 रुपए। अनलोडिंग चार्जेस मतलब गाड़ी खाली करने में जो खर्चा लगा, अनलोडिंग चार्जेस 0.5 इंटू 5000, 2500। फिर बाकी तो है नहीं। प्रोवाइड फॉर शॉर्टेज, यहाँ प्रोवाइड फॉर शॉर्टेज का मतलब, शॉर्टेज देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, दैट मीन्स इतना नुकसान होना ही होना है, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल लॉस, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस को परसेंटेज में डिफाइन ही नहीं कर सकते। ऐसे कहीं होता ही नहीं कि फिक्स है कि मेरा इतना तो आग लग के खत्म होगा, इतना तो चोरी होगा ही होगा, वो कोई नहीं बोल सकता। तो यहाँ शॉर्टेज का मतलब हो गया नॉर्मल लॉस। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, यूनिट्स की मैं बात करूं, यूनिट्स था 5000, टोटल 5000 यूनिट, कॉस्ट कितना 243500। अब क्वेश्चन बोल रहा है शॉर्टेज 1%, तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा आपका। शॉर्टेज 1% बोले तो कितना, लेकिन कॉस्ट में तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा, इट इज अ नॉर्मल लॉस। तो अपन ये बोलेगा कि 4950 यूनिट्स परचेज किया है, जिसके लिए खर्चा लगा है मेरा 243,500। ठीक है। अब ये हो गया ग्रॉस परचेज कॉस्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में पर यूनिट भी निकाल सकते थे, 243,500 डिवाइडेड बाई 4950, 49.19 इंटू 4950 माइनस परचेज रिटर्न, कितना यूनिट है, बट रेट तो यही रहेगा, रेट क्यों चेंज होगा, खरीदने में जो रेट लगा है वही तो रिटर्न करने के टाइम माइनस होगा। तो 49.19 इंटू 50, यार आपका 2460, क्योंकि ये 191919 ऐसे चल रहा था ना, जितना ज्यादा लोगे अप्रोक्सीमेशन अच्छा आएगा। तो नेट परचेज कॉस्ट होगा आपका 243,500 माइनस 2460, 241,040, 4900 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर केजी क्या आ गया, 49.19 अप्रोक्स। सिर्फ ये जिसका आया था वो भी करेक्ट है, और जिसका वो वाला आया उसमें आपको एजम्पशंस लिखना पड़ेगा कि जीएसटी इनपुट अवेलेबल नहीं है, बट कंपनी के केस में ऐसा मत लिखना। कौन सा भैया, और ये गलत है इनका आंसर। हाँ हाँ बोलो। आप परचेज रिटर्न मारा है ना, हम उसको ना 50 पर केजी में ही रिटर्न मार लेंगे। हम 15 रुपए 2500 वहां से माइनस किया है। घर तक आने में जो खर्चा लगा है वो भी तो कॉस्ट का पार्ट बन गया। जितने से तुमने अपने बुक्स में परचेज का एंट्री किया होगा उतने से तो रिवर्सल होगा रिटर्न का एंट्री। मतलब हाँ नहीं वो एक्चुअली उसके अंदर, हाँ आप पहले मतलब बिना परचेज करे वो प्राइस, लेकिन एक बार मेरा आंसर 49.18 आ रहा है जब हम निकाल रहे हैं, तो इतना 49 क्लोज ही पॉइंट, तो है। 18 आ रहा है जब हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना, लाइक हाँ मेरा वो चलेगा, चांसेस। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन हम 15 to 50 कर रहे हैं ना, वो कर ही नहीं रहा 49.19। हाँ तुम इन कॉस्ट को नहीं कंसीडर कर रहे, बट वो कंसीडर होगा। तो उसको करना चाहिए ना, आप वही बोल रहे हाँ हैं। हाँ वो होगा ही होगा।
इसमें जो आप ये 49.19 लिया हुआ है, तो बताइए ना, जब 49.19 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम लोग फुल साइज नहीं लिया। किसका? तो क्या था, हम लोग 5,000 में 50 रुपए में, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो तुम्हारा परचेज प्राइस हो गया 45 रुपए, 45 रुपीज। लेकिन ये जो खर्चा लगा पर यूनिट, जो ये कॉस्ट लगा है, तो तुम्हारा परचेज प्राइस बढ़ जाएगा ना। जितना रहेगा उसमें हम लोग रिटर्न भी करेंगे। जो मेरा परचेज कॉस्ट रहे, कॉस्टिंग में कॉस्ट देखते हैं, वो तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। सुनो मेरी बात, तुम लोग को जिसको कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपन क्या करता है कि परचेज प्राइस को अलग रिकॉर्ड करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा कहानी होता है। बट इन केस ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग, हम लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, परचेज प्राइस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है। तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे भैया परचेज रिटर्न का एंट्री तो ये होता था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड दैट टू जितने रुपए में खरीदा, बट वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कंसीडर कॉस्ट। ठीक है, रोशनी क्लियर है? हाँ। हो गया ये? तो करो बाकी। हाँ, हम भी ऐसे किया, लेकिन ये बीकॉम का बुक है, बहुत मिस्टेक होता है इसमें, कंसेप्चुअली बहुत खराबी रहता है इसके अंदर। वहाँ पे मतलब एग्जाम में अगर इफ कंपनी है, हम लोग हमेशा मानेगा इनपुट मिलता है, और क्वेश्चन नहीं लिखे कि इनपुट अवेलेबल नहीं है, तब तक हम लोग यही मानेगा ऑलवेज कि इनपुट अवेलेबल है। बिकॉज आज की डेट में जो भी फैक्ट्री लेवल पे काम कर रहा है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, बड़ा आदमी है ना, वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम ही नहीं करेगा, और इफ वो रजिस्टर्ड है तो उसको इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। आजकल तो नॉर्मली हर बिजनेस में यही कोशिश करता है इनपुट मिले। हाँ, नहीं, नोट नहीं लिखना है इसके। हाँ, ये तो गलत एजम्पशन हो जाएगा। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी एज्यूम मत करना आप लोग कि जीएसटी का इनपुट नहीं मिल रहा। वो क्वेश्चन खुद बोलेगा, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे लिखा हुआ था ना जीएसटी इनपुट इज नॉट अवेलेबल, तब हमने कॉस्ट का पार्ट माना था, ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन दिया था, फटाफट उसका आंसर बताओ। उस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ऊपर वाले में लिखा हुआ एक मिनिमम लेवल डिसाइड करना, और नीचे जो इमरजेंसी वाला पार्ट है उसका मीनिंग क्या हो गया? आपसे 2 तरीके से डेंजर स्टॉक लेवल निकालने बोला है ना, एक मिनिमम कंजम्पशन के बेसिस पे और एक कुछ और बोला था। मिनिमम लेवल क्या होगा? मिनिमम लेवल एट द नॉर्मल एंड ओनली इमरजेंसी इश्यूज आर अलाउड। तो डेंजर लेवल कब पहुंच जाएंगे हम लोग? डेंजर लेवल कैसे निकालते थे? सबसे पहले क्या लेना है? मिनिमम नहीं लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी डेज, 2000 करेक्ट। ऐसा तो कुछ निकाला तो नहीं गधा लोग। तो मांगा तो दोनों है। मिनिमम लेवल एक्चुअली निकालना नहीं है यहाँ पे, पहला बात तो ये, आपसे सिर्फ डेंजर लेवल ही मांगा है। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द मिनिमम लेवल एट विच द नॉर्मल इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी स्टॉप। मतलब तुम्हारे पास में जब 2000 यूनिट रहेगा, वो तुम्हारा लेवल है, वहां पे नॉर्मल इश्यू बंद कर देना चाहिए, तब आप कहाँ पहुंच चुके हो? डेंजर लेवल में पहुंच चुके हो। क्वेश्चन ने ये पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे मिनिमम लेवल मांगा ही नहीं, सिंपली आपसे डेंजर लेवल ही मांगा है सिर्फ। हाँ करेक्ट, बस वही मांगा है। मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए डेटा चाहिए तुमको, क्या क्या चाहिए? कहाँ
क्या चीज? लेकिन मैंने क्या बोला, हमेशा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज ए गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग कौन सा लेंगे डेंजर लेवल के लिए? एवरेज कंजम्पशन। उसका रास्ता नहीं होगा तब हम लोग मिनिमम कंजम्पशन पे जाएंगे, बट हमेशा पहले वो सिनेरियो। मिनिमम निकाल सकते हो बट वो गलत हो जाएगा एग्जाम में। निकाल सकते हो, क्यों करना है मिनिमम स्टॉक लेवल? हाँ, इसमें ऊपर तो लिखा है बट असली देखो यहाँ पे ये रहेगा अपना कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम स्टॉक लेवल। हमें मैक्सिमम कंजम्पशन पता है और मिनिमम कंजम्पशन पता है। व्हेन यू नो मैक्सिमम कंजम्पशन और मिनिमम कंजम्पशन तो आपका एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। पहला डेटा निकल जाएगा, एक निकाल लेता है एवरेज कंजम्पशन। मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, 500 यूनिट्स इज योर एवरेज कंजम्पशन। अब यदि देखे तो सप्लायर कैन सप्लाई द मटेरियल विद इन 3 to 6 days of placing an intent, but in emergency situation the supplier can supply in 4 days। मिनिमम रीऑर्डर डेज पता है हमें और मैक्सिमम रीऑर्डर डेज पता है आपको। अब सुनो मेरी बात, आपको मिनिमम लेवल, यदि आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है प्रिंटिंग का, मिनिमम लेवल निकालने के लिए कैसे निकाल सकते हैं मिनिमम लेवल? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल नहीं है। रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू, तो मिनिमम लेवल है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये होता है। और रीऑर्डर लेवल हमें पता नहीं है बट हम लोग निकाल सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान के, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, बाकी तो वही रहेगा एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है ये? हाँ, रीऑर्डर पीरियड की जगह आप लोग लीड टाइम लिखोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलाउड है। तो अपना मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 6 दिन, एवरेज कंजम्पशन है 500, एवरेज रीऑर्डर पीरियड होगा 4.5। कितना आ गया? तो 1350 यूनिट्स। एंड देन फिर आपसे डेंजर लेवल पूछा था। डेंजर लेवल में कभी भी मिनिमम लेवल पहला प्रायोरिटी नहीं होगा। हाँ, मिनिमम लेवल से नीचे अलग अलग, इसलिए मिनिमम लेवल ये बोलते हैं इन लोग 1350 रखना चाहिए। बट इफ आपके पास 2000 यूनिट है तभी आपका डेंजर लेवल स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है कि 2000 यूनिट्स जब आपके पास में है उसी टाइम आपको क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल इश्यू कर रहे हो ना उसको आपको स्टॉप कर देना चाहिए। फिर आप कम करो जितना कर सको जब तक आपके पास वापस ऑर्डर आ नहीं जाता। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज कंजम्पशन कितना 500 यूनिट करके होता है और इमरजेंसी डेज 4, तो 2000 यूनिट्स। POP 200 है और डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं करना। ये हो गया तुम लोग का। और एक तीसरा क्वेश्चन, हाँ बोलो।
नहीं, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग, क्योंकि परचेज प्राइस जब तक चेंज नहीं होता तब तक कुछ नहीं करना। परचेज प्राइस चेंज होगा तो परचेज प्राइस को कंसिडर करेंगे, हाँ, लेकिन एक परचेज प्राइस सेम चल रहा है, ऑर्डरिंग और कैरिंग में चेंजेस आ रहा है, मतलब ऑर्डर साइज ही बदल रहा है सिर्फ हमारा, तब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को कंपेयर करने से भी हो जाएगा। बट यदि आप इतना दिमाग लगा रहे, इससे जब बेटर है कि यही सोचो कि मेरा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, को ज्यादा नहीं, एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिखना होगा, हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कब लेना है कब नहीं लेना। ये एक नया चीज और याद रखो। रिद्धि यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया था, उसका क्या हालत? EOQ 200 आया, विदाउट डिस्काउंट टोटल कॉस्ट कितना आया? 32 लाख 16, टोटल कॉस्ट विद डिस्काउंट 32 लाख 26,000। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो कंक्लूजन लिखना, therefore discount offer should not be accepted due to higher cost। कंक्लूजन लिखना सीखो, ऊपर हेडिंग देना कंक्लूजन, फिर लाइन टानना, कॉलन, फिर उसके नीचे इधर होगा ना, ऊपर लिखो therefore discount offer should not be accepted due to higher cost, या फिर therefore discount offer of 4% should not be accepted due to higher cost। क्लियर है? तो 36 हो गया, और वो वाला क्वेश्चन भी हो चुका होगा तुम्हारा। किसी को डाउट? पहला 3 क्वेश्चन जो हमने दिया था उसमें किसी को डाउट? नो डाउट। और एक क्वेश्चन दिया था, वो करके बताओ। और एक क्वेश्चन दिया है ना? हम लोग को नहीं दिया, दीदी नहीं दिया। आपको मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, उसको करके बताइए। लेकिन क्या बोलते हैं, एक बार ऑर्डर कर ही रहा है। सुनो, ऑर्डर साइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है पता है आपको? ये पता है एनुअल डिमांड कितना है आपका? 36,000 यूनिट्स है, ठीक है। एंड एवरेज कंजम्पशन पर डे, यहाँ पे एवरेज बोलो, मिनिमम बोलो, मैक्सिमम बोलो, एक ही है। कंजम्पशन पर डे एक ही है, क्योंकि कंसिस्टेंटली एक जैसा ही होगा। तो मैं कंजम्पशन पर डे का बात करूं, कितना है कंजम्पशन पर डे? कितना होगा? 36,000 डिवाइडेड बाई 360 डेज, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो 100 यूनिट्स का आपका पर डे का कंजम्पशन है। लीड टाइम, एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो कितना समय में आएगा? यही आपका मिनिमम है, यही आपका मैक्सिमम, यही आपका एवरेज इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो यानी 6 दिन में माल आएगा। और जब आप ऑर्डर करते हैं, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं? एक बार में आप 3600 यूनिट्स को ऑर्डर करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किस पॉइंट पे आपको ये ऑर्डर करना पड़ेगा? कम से कम 6 दिन लगेगा। आपने आज ऑर्डर प्लेस किया फोन में 3600 यूनिट्स का, इसको आने में तो 6 दिन लगेगा ना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी फैक्ट्री 6 दिन चलनी चाहिए। दैट मीन्स ओवर रीऑर्डर पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 दिन चलने जितना ना। तो रीऑर्डर पॉइंट
इफ 6 दिन लगता है और पर डे का कंजम्पशन 100 यूनिट्स है, दैट मीन्स 600 यूनिट्स इज माय रीऑर्डर पॉइंट। तो ये तो एनी टाइम है ही मेरे पास, तभी मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या होगा, 600 यूनिट था, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अचानक से डिमांड आ गया 620 यूनिट का, तब आप चले जाओगे स्टॉक आउट सिचुएशन में, 20 यूनिट्स आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, राइट। इफ डिमांड आ गया 640 यूनिट का, 40 यूनिट स्टॉक आउट। तो ये प्रोबेबिलिटी पे जाना है कि ऐसा सिचुएशन कितना बार होता है। आपको डिमांड पता है कितना बार होता है, तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकाल सकते हो। इसका मतलब ये सिनेरियो में हम कभी फंसेंगे ही नहीं, बिकॉज एनी टाइम हमारे पास 600 यूनिट्स तो है ही, तो डिमांड इतना आ भी गया तो हम फुलफिल कर पाएंगे ना। एंड देखो डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम बोला है, यानी उस 6 दिन के अंदर, एक पर्टिकुलर डे में नहीं, उस 6 दिन के लिए, 6 दिन में मैक्सिमम डिमांड जब ये आएगा, तब आप कभी स्टॉक आउट सिचुएशन में जाओगे क्या? आप तो रीऑर्डर ही कब कर रहे हो, जब आपके इन्वेंट्री में 600 यूनिट पड़ा है। हाँ क्या चीज, जब 600 होगा तभी भी तो नहीं जाएंगे, हाँ तभी भी हम नहीं जाएंगे। 600 से ज्यादा ड्यूरिंग द लीड टाइम, यानी ड्यूरिंग दो 6 डेज, इफ 600 से ज्यादा डिमांड हो गया ना, हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे, हम स्टॉक आउट सिचुएशन में चले जाएंगे, हमारा स्टॉक खाली हो जाएगा। डिमांड आएगा 620, लेकिन हम कितना ही दे पाएंगे, 600 यूनिट, 20 यूनिट इज माय स्टॉक आउट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, सपोज आपने एक भी सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा, एक यूनिट भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो बताओ स्टॉक आउट कितना यूनिट्स का होगा? सेफ्टी स्टॉक है ही नहीं तुम्हारे पास में, 600 से ज्यादा, मतलब 640 का ऑर्डर आ गया, 600 तक तो प्रॉब्लम नहीं है, बट 640 ऑर्डर आया तो वो पूरा स्टॉक आउट होगा ना तुम्हारा। इस सिनेरियो पूरा स्टॉक आउट, ये पूरा स्टॉक आउट, ये पूरा स्टॉक आउट। सिमिलरली 20 यूनिट्स रखोगे तो फिर यहां बच जाएंगे, ये दोनों स्टॉक आउट सिचुएशन में आ जाएंगे हम लोग। ये रखेंगे अपने पास तो यहाँ पे बच जाओगे, यहाँ बच जाओगे, बट ये तो स्टॉक आउट होगा। और जब ये सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो हम इस सिचुएशन से भी बच जाएंगे, हमारा स्टॉक आउट होगा ही नहीं। आई बात समझ में? अब कोशिश करो बनाने का, नहीं तो फिर मैं हेल्प करूंगा। अब बनाओ, वो जो टेबल बनाना सिखाया था ना टोटल कॉस्ट का, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकाल के, पहले प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालो। हाँ अरे प्रोबेबिलिटी में मैं हेल्प कर देता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिमांड, डिमांड ड्यूरिंग, बना के तो दिखाओगे एग्जाम में। डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 540 हो सकता है, 560 हो सकता है, 580, 600, 620, 640, 660। और ये कितने बार ऐसा हो सकता है? पिछला डेटा के अकॉर्डिंग ये 6 बार ऐसा सिचुएशन आ सकता है, 12 बार, 16 टाइम्स, 130 टाइम्स, 20, 10, 6 टाइम्स। तो कितना प्रोबेबिलिटी है? लास्ट वाला 660, ओके सॉरी 660। तो एक बात बताओ, 6 बार हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0.03, 0.03। अब ये बताओ कि कौन नहीं सका ये निकालना, 3%। टोटल कितना टाइम्स दिया हुआ है तुम्हारे पास में? टोटल डेटा 200 का दिया हुआ है, 200 में से 6 बार ऐसा सिनेरियो होता है तो परसेंटेज निकालो, 6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया था वहां पे 100 का डेटा था, जो कल किया था हमने लास्ट क्लास में। यहाँ पे 200 डेटा के ऊपर में दिया हुआ है, 200 केसेस को इवेलुएट करके हम लोग के पास डेटा है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 6%।
6 का डबल हो गया 12, तो 6 टका क्या आएगा। इसको वापस करता है क्या मल्टीप्लाई 100 से? मतलब मतलब आप किया ना 6 डिवाइडेड बाई 200 तब 0.03 आ रहा है, लेकिन जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 3 आएगा। मार देगा। अरे तब परसेंटेज आएगा। 3% बोलो 0.03 बोलो, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो लिखिए ऐसे ही ना। हाँ, क्योंकि हमने ऊपर में टर्म लिखा प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं प्रोबेबिलिटी परसेंटेज, तो फिर 3 6 वैसे लिख देना। ठीक है। जंग खा गया तुम्हारा दिमाग वहां जाके। नहीं दिख रहा, वो किसी और को नहीं दिख। 8%, देन 0.65%, 10%, 5% एंड 3%। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। क्या चीज? डाउट रहने से पूछना, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाला सारी कैलकुलेशन बता दूंगा। और जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में रिवीजन में याद नहीं आए तो इधर लिख लेना, 6 डिवाइडेड बाई 200 किया था, और इंटू 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि परसेंटेज नहीं लिख रहे थे। इससे ज्यादा डिटेल जानना है, प्री मैच्योर क्लासेस चलती है हमारे यहाँ, क्लास 9 10 की, उसके लिए एनरोल करो। नहीं, ये सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। इससे जितना कम करता है ना, अपना बॉडी खराब होता है और कुछ नहीं होता। इसमें बॉडी हेम्पर्ड नहीं करेगा बाहर निकलोगे तो। आप डांस करो इधर, डांस करो इधर, खत्म कर है। सब बैठेगा टैक्स में। अरे सब हो जाएंगे, अभी तो 4 4 बैठा, 5 5 बैठेगा। हाँ, पढ़ने से मतलब है। हमारे जमाने में नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ, बट राउंड वैसे नीचे बैठ के पढ़ा हुआ है। सर सेंटर में बैठते थे, हम लोग ऐसे पूरा चारों तरफ राउंड में नीचे बैठते थे। हाँ? तो शरारती करता था, फिर सर उल्टा हाथ से टपाक करके देता था उसको। हाँ, बनाओ वो चार्ट। कॉस्ट एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक वेयर कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्टिंग में देखो क्वेश्चंस एंडलेस है, बट एक लेवल तक टच करना चाहिए हम लोग को, जहां तक हाँ इतना इंस्टीट्यूट के एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, बाकी तो एंडलेस क्वेश्चंस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि आपने एक बार मेरे साथ कर लिया और उस टाइम समझ में आ गया एंड कहानी खत्म, कोई फायदा नहीं है। इधर आपके दिमाग में सिर्फ 50 to 60% रिटेन होता है। घर जाके आप फिर से उसी क्वेश्चंस को पढ़ा करो, पूरा अच्छे से सोचो कैसे कैसे मेरे को एग्जाम में सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसे किया करो कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उस तरीके से रिवीजन करो कि अच्छा मैं एग्जाम में ऐसे 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 इसको करूंगी, वो याद रहेगा आपको। जीरो यूनिट सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो कब कब डिमांड व्हेन स्टॉक आउट रिजल्ट्स, जब हम लोग स्टॉक आउट सिचुएशन में
आ जाएगा। किसी को भी छोटा सा डाउट रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूछ लेना। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एवरी टाइम हर एक का नाम ले लेके पूछूं। तुम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में कि तुम लोग पूछो भैया हमको दिक्कत है। तो हम लोग स्टॉक आउट कब कब जाएगा? जब हमारे पास डिमांड आएगा 620 यूनिट, 640 यूनिट और 660 यूनिट का। क्लियर है? कितना यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा? 20 यूनिट, 40 यूनिट एंड 60 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। डिमांड एंड स्टॉक आउट नहीं कोई बात नहीं, डायरेक्ट उसी टेबल से कर लिया तो ऐसा कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी 620 ऑर्डर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब समझ में आया तुमको? 640 यूनिट ऑर्डर आने का प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.5 मत बोल देना। और 660 का 3% यानी 0.03। तो स्टॉक आउट कॉस्ट, या डायरेक्ट चलो ठीक है, पहले स्टॉक आउट कॉस्ट लिख लेता है फिर एक्सपेक्टेड लिखेगा। तो स्टॉक आउट कॉस्ट कितना होगा? एक यूनिट स्टॉक आउट होने से हमको नुकसान होता है कितना रुपए का? 900 रुपए का। तो 20 यूनिट पे 18,000 का लॉस होगा। 56,000। ये तो हो गया ग्रॉस। फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट आ जाएगा। वो कितना आएगा? कैसे 10,80,000? हाउ कम? इन इफ सेफ्टी स्टॉक 0 रखोगे तो कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा ही नहीं ना इन यूनिट्स पे, और बाकी जो नॉर्मल लग रहा है वो तो लग ही रहा होगा। उस पे क्यों करना? हमें तो सेफ्टी स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी दूसरा वाला तो दिया हुआ ही नहीं है ना कितना तुम मेंटेन कर रहा है। ऐसे कर सकता है हाफ ऑफ ऑर्डर साइज, लेकिन वो तो सेम ही रहेगा एवरी सिचुएशन में। एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो तो सेफ्टी स्टॉक की वजह से आएगा ना, उसको ले सकते हैं तुम। कैरिंग कॉस्ट यहाँ लेगा तो सेफ्टी स्टॉक 0, तो हाफ ऑफ एवरेज स्टॉक हो गया। ऑर्डर साइज कैरिंग कॉस्ट किस पे लगता है? सेफ्टी स्टॉक प्लस जो तुम्हारा इन्वेंट्री में पड़ा है। जो इन्वेंट्री में पड़ा है उसका क्यों इवेल्युएट करना है यहाँ पे? वो तो सब पे लगेगा, एनी टाइम ही लगेगा। वो तो कोई भी ऑर्डर, वो कोई भी सिचुएशन में हो वो तो लग ही रहा होगा ना। हमें तो सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट देखना है। इस सिचुएशन में तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा ही नहीं ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी से लिया सब कुछ ठीक है, ये आप जो निकाल रहे हो ना, ये एक बार ऐसा कहानी हुआ तो होगा। यदि तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन में 620 ऑर्डर एक बार आया पूरे साल में, तब 1800 का एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट है। लेकिन एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम की बात करें तो पूरे साल में ऐसे ऑर्डर कितनी बार आ सकते हैं? 10-20 बार। तो वैसे वैसे करके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बट करना नहीं, अपने को यहीं तक करना है एक्सपेक्टेड पर ऑर्डर के हिसाब से। यहाँ पे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट आ गया। क्या चीज? क्वेश्चन याद नहीं रहता तुमको? एक यूनिट का स्टॉक आउट होने में कितना नुकसान है? 900 यूनिट का, 900 रुपीज का। तो 20 यूनिट तुम्हारे पास कम है, तो 20 इंटू 900। नहीं समझा? कैरिंग कॉस्ट
इसमें तो कुछ लगेगा ही नहीं ना कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 5,000। सिमिलरली अब यदि हम लोग सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स रखें तो हमारा स्टॉक आउट होने का सिचुएशन होगा 640 और 660 में, राइट। इफ 640 यूनिट्स का डिमांड आया तो स्टॉक आउट होगा कितना यूनिट्स का? और इधर तो ये 640 ऑर्डर आने का प्रोबेबिलिटी है 5%, इसका 0.03। लेकिन अब तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा 20 यूनिट पे, 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स पे कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट ऑन सेफ्टी स्टॉक। हाँ, कैरिंग कॉस्ट सिर्फ सेफ्टी स्टॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओनली एंड ओनली सेफ्टी स्टॉक का इवैल्यूएट कर रहे हैं। ये है ना 9,000 ही तो बोला तुम लोगों ने। इफ 40 नेक्स्ट था हमारे पास 40 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो 640 तक कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। एक ही चांसेस 660 ऑर्डर आया तो हम स्टॉक आउट सिचुएशन में जाएंगे, तब हमारा स्टॉक आउट होगा 20 यूनिट का और इसका होने का प्रोबेबिलिटी है 3%। तो 20 यूनिट पे 18,000 का 540, लेकिन कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा? एटीन 540। पूरा मेरे से सॉल्व करवा लिया तुम लोग। 60 यूनिट्स आप रखोगे, कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा कितना? हाँ, उन सेफ्टी स्टॉक पे कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा भाई। दो ऐसे डाउटफुल नजरों से मत देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो। यानी कि कंपनी जीरो सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। कंपनी को जीरो सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। 27,000 यहाँ पे क्या हो रहा है, पर ऑर्डर के हिसाब से ले रहे हो ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर में आपके पास यदि तुम टोटल कंप्लीट ईयर के हिसाब से आते ना, तुमको नंबर ऑफ ऑर्डर से सिचुएशन कब कब हो सकता है कि एक्सपेक्टेड, ये तो पर ऑर्डर है ना, मुझे तो पूरे साल भर को देखना चाहिए। ये तुमने जो निकाला है ये प्रोबेबिलिटी करके एक टाइम का निकाल दिया, तो पूरा साल में कितना बार ऐसा हो सकता है? इसका 660 का नहीं, इसका प्रोबेबिलिटी से करोगे क्या? प्रोबेबिलिटी किस 100 वाला नहीं, यहाँ लिख भी देंगे हम लोग 660 ऑर्डर आने का मतलब 60 सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो तुम्हारा स्टॉक आउट होने का सिचुएशन कभी होगा ही नहीं ना, 0% प्रोबेबिलिटी। नहीं, वहां पे 33 टाइम्स था, वहां लिखा हुआ था कि आपके पास स्टॉक आउट नहीं होता, वो सिचुएशन का परसेंटेज दिया हुआ था कि पूरे साल भर में 33 बार ऐसा था कि हमारा स्टॉक आउट नहीं था। बट यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा कोई डेटा भी नहीं है हमारे पास में कि हम निकाल सकें उसको।
660 यूनिट्स का मैक्सिमम ऑर्डर आ सकता है, राइट? तो वहां तक हमारा स्टॉक आउट कभी होगा ही नहीं। तो स्टॉक आउट नहीं, कब तक नहीं होगा ये तो पता ही नहीं है ना। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर में आप लोग का एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट क्लियर है? ये एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट पर ऑर्डर है, ध्यान रखना। एक एक बार ऑर्डर पे ही तो प्रोबेबिलिटी लगाया है, लेकिन 620 ऑर्डर, 640 ऑर्डर और 660 ऑर्डर, ठीक है, ये जो भी है, इसका मेरे पास पूरे साल भर में कितना सिचुएशन ऐसा हो सकता है, कोई बता सकता है? 620, 640 और 660 ऑर्डर्स पूरे साल में कितना बार सिचुएशन में फंस सकते हो तुम? इस क्वेश्चन का असली ट्रिक पॉइंट ये था, तुम्हारे पूरे साल भर में 620 ऑर्डर वाला सिनेरियो कितना बार आ सकता है? तुम्हारा स्टॉक आउट का बात ही कब आता है? नहीं, तुम्हारा स्टॉक आउट का बात कब आता है? जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो 10 बार से ज्यादा वो सिचुएशन हो ही नहीं सकता ना। तुम स्टॉक आउट सिचुएशन में कितनी बार फंस सकते हो एक साल में? तुम पूरे साल में 10 बार ऑर्डर करते हो, बस वही तो समय है जिस टाइम तुम्हारा स्टॉक आउट का डर है तुमको, उससे ज्यादा बार हो ही नहीं सकता है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये तो पिछला साल का कहानी बताया। अब हम लोग का जो ऑर्डर साइज है 36,100 है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना होगा तुम्हारा? 10 ऑर्डर है पूरे साल में। एक बार ऑर्डर प्लेस किया, तुमको डर है कि यार 600, उस लीड टाइम में 620 का ऑर्डर आ गया तो क्या करोगे, 640 का ऑर्डर आ गया तो क्या करोगे, और 660 का ऑर्डर आ गया तो क्या करोगे? ये पूरे साल भर में कितना बार होगा तुम्हारे साथ? 10 बार, इससे ज्यादा बार होगा ही नहीं ना। बाकी टाइम तो तुम्हारे पास मोर देन एनफ स्टॉक रहता है, बिकॉज तुम्हारा ऑर्डर साइज ही 3600 यूनिट्स का है, वो तो एनी टाइम है ही ना तुम्हारे पास। तुम्हारे पास प्रॉब्लम तब आ रहा है, इन्वेंट्री में है 600, तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब जब तक वो ऑर्डर आएगा तब तक तुम्हारा फियर चल रहा है, और ये पूरे साल भर में सिर्फ 10 बार ऐसा होगा। 11th टाइम होगा ही नहीं, क्योंकि बाकी टाइम तो तुम्हारे पास इन्वेंट्री में सफिशिएंट स्टॉक है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे जो ये कॉस्ट निकाला तुमने, ये 1 ऑर्डर पे निकाला। अब देखो एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट फॉर ईयर देखना पड़ेगा हमें। ये तो 1 ऑर्डर पे हो गया। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम कैसे निकालोगे? एक साल में स्टॉक आउट होने का कितना बार चांसेस है? 10 ऑर्डर, एक ऑर्डर का प्रोबेबिलिटी 10% निकाल लिया था तुमने, तो यानी 1800 रुपए का कॉस्ट आ रहा था। ऐसा 10 बार हो सकता है ना पूरे साल भर में। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया, जब तुम्हारा सेफ्टी स्टॉक है कितना, 18,000। वैसे ही 640 वाला भी तो 10 बार हो सकता है, एंड 660 वाला ये भी 10 बार हो सकता है। पता नहीं, हाँ पानी गिरा क्या? तो कॉन्फ़िगरेशन को रुको एक बार, कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिएगा, प्लस हमको जूम वाला आईडी भी समझाना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए, जूम का आईडी पासवर्ड उसका हमको, चलो व्हाट्सएप कर दो, जूम वाला भी प्लस ये वाला भी। एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम कितना? इतना। कैरिंग कॉस्ट तो है नहीं इसमें, कैरिंग कॉस्ट यहाँ तो जीरो ही है मेरा। हाँ
ये चीज हम उस चार्ट में ऐसे कर सकते हैं। हाँ कर सकते थे, इसको साथ में कर सकते थे। यहाँ पे तुमको क्या करना होता था, इधर नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना होता था। साल में 10 बार ऑर्डर करोगे तो साल में 10 बार स्टॉक आउट कॉस्ट लग सकता है तुम्हारा, उससे ज्यादा सिनेरियो में तुम कभी फंसोगे ही नहीं। तब तुम्हारा आ जाता टोटल एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट पर एनम। ये आया कैरिंग कॉस्ट 0, तो टोटल कॉस्ट कितना कितना 52,200। सिमिलरली बाकी का निकालो। करने की होते हैं। पर एनम पे पूछा है ना क्वेश्चन ने तुमसे, इसलिए। क्योंकि एक बात सुनो, ऐसा करना क्यों, लॉजिक सुनो। क्वेश्चन सेफ्टी स्टॉक पे है और रिजल्टेंट आंसर ये निकले कि सेफ्टी स्टॉक रखो ही मत, तो इतना महाभारत सिखाई क्यों रहे। हम पहले भी तो नहीं रख रहे थे। कुछ तो सिनेरियो से बचने के लिए सेफ्टी स्टॉक रखना होगा, चाहे 1, 2, 5, 10 कुछ भी यूनिट रखो। तो यहाँ पे जो आ रहा था ना तुम्हारा आंसर, एग्जाम में क्लिक करना चाहिए यदि आप ऐसे करके आते हो। क्वेश्चन है सेफ्टी स्टॉक का और तुम्हारा आंसर आ रहा है सेफ्टी स्टॉक रखो ही मत। ये क्या बात हुआ, वो तो हम पहले भी नहीं रख रहे थे। कुछ तो रखना होगा ना सिनेरियो से बचने के लिए, तो वो कुछ तो 0 से हमेशा ज्यादा ही होगा रिजल्टेंट आंसर। एज पर द अबव चार्ट तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है भैया, मिनिमम कॉस्ट तो हमारा यहाँ आ रहा है ना, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये एक बार ऑर्डर का है और पूरे साल भर में तुम 10 बार ऑर्डर प्लेस करोगे। 10 बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे ऐसा होगा, तो भैया पुराना क्वेश्चंस में तो नहीं, क्या पुराना क्वेश्चन में वैसा रिक्वायरमेंट नहीं था, डेटा भी वैसा नहीं था। इस क्वेश्चन का डेटा भी उसी पे डिपेंड कर रहा है, मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे। तो कितना आएगा नेक्स्ट में, यदि तुम सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट रखोगे तो 640 कितना था, 640 पे 18,900 इंटू 9,000 क्या चीज, क्या बोल रहे हो, 1 लाख तक पहुंच जाएंगे हम, चल क्या रहा है। हम्म। 28 उसके बाद 40 रखेंगे तो 540 इंटू 10 5400 कैरिंग कॉस्ट 60 रखोगे तो ये तो है ही नहीं सीधा। तो सेफ्टी स्टॉक क्या करना चाहिए, 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखो, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। भैया ये 40 एक्चुअली इसी क्या चीज, 40 होना चाहिए ना। हाँ 40 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक आप कितना रखो, 40 यूनिट्स। Therefore, company should maintain a safety stock of 40 यूनिट्स। इतना उसको बना के रखना। एक्चुअली ये अलग से बनाने का जरूरत नहीं, आप उसी में ऐड कर सकते थे। आपको क्या करना था पता है, एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट निकाला ना, बस ये एक कॉलम इधर आ जाता, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर का आ जाता एंड मल्टीप्लाई करके वो वहां पर ऐड कर लेते। सिंस वहां ऐड नहीं किया था, समझाने के लिए मैंने नीचे किया, तो ये थोड़ा सा चार्ट वैसे 2 बार बन गया, अदरवाइज नहीं बनता, एक ही बार में काम हो जाता। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट क्या था, व्हाट शुड बी एबीसीज न्यू रीऑर्डर पॉइंट। बताओ न्यू रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। हाँ यस, न्यू रीऑर्डर पॉइंट 600 तो चाहिए ही ना 6 दिन का,
वो तो पहले निकाला था, और 40 सेफ्टी स्टॉक एनी टाइम रखोगे तुम अपने पास में, तो रीऑर्डर पॉइंट होगा 640 यूनिट्स। क्लियर? इससे ज्यादा कोई लेवल नहीं है मटेरियल में, सिर्फ मेन फीफो लिफो वाला है, बट उसमें कोई लेवल बहुत सीधा सीधा आपको बनाना है। फीफो लिफो तो आज ही करेंगे ना, सोच के तो वही रखा है ना। सबका हो गया ये सेफ्टी स्टॉक वाले क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। देखो 2 सेगमेंट, ये सेफ्टी स्टॉक वाला नहीं टच कर रहा, हमने कल जो दोनों क्वेश्चन किया अभी तक नहीं पूछा, काफी अटेम्प्ट है, उन लोग वहीं घूम रहे हैं, रीऑर्डर पॉइंट, ईओक्यू प्लस तुम्हारा फीफो लिफो में, ये सेगमेंट को अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये सब 10 मार्क के सेगमेंट है, 2 3 4 मार्क 5 मार्क का सेगमेंट नहीं है। 10 मार्क, 8 से 10 मार्क देके जाता है तुमको, तो अच्छे से करना है इनको। बस एक बार तीनों क्वेश्चंस को पैरेलल पुट करके, तीनों क्वेश्चन को पैरेलल पुट करके इवेल्युएट करना, ठीक है? करने का तीनों का अलग अलग तरीका था। प्रोबेबिलिटी का हमने 3 क्वेश्चन किया, तीनों क्वेश्चंस को करने का अलग तरीका था। उन तीनों क्वेश्चन को पैरेलली इवेल्युएट करना कि लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, कंसेप्चुअली क्यों अलग अलग चल रहे थे, ठीक है? तब समझ में आ जाएगा आप लोग को कि डेटा में क्या क्या प्रॉब्लम था। किसी को यहाँ तक डाउट? कॉपी भर गया होगा तुम्हारा एक में, भर ही जाएगा, कंपाइलर का फीफो लिफो वो सब बात है। दीदी का टारगेट अपने बराबर। हर चैप्टर के लिए अलग अलग कॉपी। अरे सीए के बच्चे हो, अब भूल जा, 7:30 बहुत लेट है। तुम्हें पता नहीं, विंटर्स के टाइम में 100 से 150 मीटर का डिस्टेंस में जब एक इंसान नहीं दिखाई देता है ना, उस मोमेंट में क्लास स्टार्ट होता है दिल्ली वगैरह में, और वो अटेम्प्ट किया हुआ, तो कोई बड़ा बात नहीं। 7:30 तो बहुत लेट है, एंड वी आर इन सच अ सिटी जहाँ पे सबसे पहले सनराइज होता है 4:30 बजे, 4:45 बजे सूरज निकल आता है। हाँ, तो थोड़ा सा लीपा पोती कम करना, जल्दी आ जाएगा तुम। हाँ चलो देखो, फीफो वाला करते हैं। यहाँ तक डाउट? क्या इशू है? हाँ क्या चीज? अब देखो, स्टोर लेजर, द लास्ट कंसेप्ट विच लेफ्ट इन दिस चैप्टर, लेजर। स्टोर लेजर का मतलब, पहला बात है आप दिमाग से वो निकाल देना, डेबिट क्रेडिट। व्हेन यू हियर द वर्ड लेजर, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपके दिमाग में एक ही आता है कि एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड होगा, कहानी खत्म, ठीक है? वैसा नहीं, यहाँ पे स्टोर लेजर थोड़ा बड़ा टाइप में बनता है, बिकॉज एक स्टोर लेजर में बहुत कुछ चाहिए आपको, क्वांटिटी भी चाहिए, वैल्यू वाइज भी चाहिए, ठीक है? एंड रेट्स भी कभी कभी हम लोग पुट कर देते हैं उस स्टोर लेजर में। और क्या क्या चाहिए, स्टार्टिंग में कितना था, फिर आपने कितना परचेज किया, कितना इशू कर दिया, एंड क्लोजिंग में कितना बचा है, तब जाके आपका एक स्टोर लेजर बनता है, ठीक है? प्रैक्टिकली कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देखा हुआ है
स्टॉक लेजर बनता है, किसी के देखा होगा भाई, तुम ऑडिट करता है, देखा होगा स्टॉक, जब टैली में तुम लोग देखोगे ना स्टॉक एनालिसिस करके, तो आपको पूरा एक चार्ट खुल जाएगा, उस चार्ट में तुमको दिखाया जाएगा कौन सा आइटम ओपनिंग कितना था, उसका रेट एंड वैल्यू, देन किस किस डेट में आपने उसको परचेज किया, तो उसमें ऐड हो जाता है क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। फिर जितना आपने सेल किया, ट्रेडिंग बिजनेस में सेल करते हैं, तो वो उसको माइनस कर देता है, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। ये होता है आपका स्टोर लेजर, ठीक है। वैसा ही जैसे एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टॉक लेजर बनाता है, वैसे ही हम फैक्ट्री में बनाते हैं स्टोर लेजर, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये मत बोलने ना स्टोर मैनेजर नहीं बनाता इसको, स्टोर लेजर इज प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इसके बनाने के 4 तरीके हैं, फीफो, लीपो, एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपके पास सबसे पहले आया सबसे पहले आप उसी को इश्यू करोगे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में यूज होने के लिए। लीफो का मतलब जो लेटेस्ट परचेज है हम उसको इश्यू करेंगे प्रोडक्शन के लिए, बट लीफो इज प्रैक्टिकली नॉट अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। लास्ट इन फर्स्ट आउट अलाउड ही नहीं। लेकिन इन्फ्लेशनरी पीरियड में सबसे ज्यादा हेल्पफुल लीफो ही है हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे जो लेटेस्ट परचेज है उसको हम हाई वैल्यू में सेल कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशनरी। क्लियर है? ये सब नोट्स इसलिए काम आएगा क्योंकि जब अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो छोटे छोटे बारीकियों में से कहां से पूछेगा नहीं पता। क्लियर है? एवरेज मेथड कहां लगता है? जहां पे आइडेंटिकल गुड्स है, जैसे कि आप कोई एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में गए, ठीक है, वो लॉट में सेल करता है, देयर इज नॉट ब्रांडिंग सिस्टम। कोई भी टी शर्ट ले लो 100 रुपए में, एनी टी शर्ट एट 100, एनी टी शर्ट एट 200, उसमें आपको गुस्सी गबाना भी मिल जाएगा, गुची गबाना नहीं, गुस्सी गबाना, पूमा भी मिल जाएगा, उसमें आपको प्राडा भी मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा उस थोक में, आपको निकालना बस आपका साइज। क्लियर है? तो वो क्या होता है, वहां एवरेज मेथड लगाया जाता है क्योंकि उन लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं और सबको एक ही रेट में बेच देते हैं। देयर अप्लाइड इज एवरेज मेथड। फिर एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होगा, एवरी टाइम whenever you purchase a material आपका प्राइस बदलता जाएगा, बट इश्यू करने के टाइम प्राइस चेंज नहीं होता। दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, प्राइस बदलेगा कब, जब हम परचेज करते हैं, सेल करने के टाइम या इश्यू करने के टाइम प्राइस वही रहेगा। जब जब नया परचेज करोगे, जैसे कि तुमने क्या किया, 10 पेन परचेज किए 2 रुपए में, पर पेन का कॉस्टिंग अभी 2 रुपए ही आएगा। तुमने और क्या किया, 10 पेन परचेज किया एट अ प्राइस ऑफ 4 पर पेन, तो टोटल कितना रुपीस का पेन खरीद चुके हो अभी तक? 60 रुपए का। और टोटल पेन कितना है तुम्हारे पास? 20। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 पर पेन का कॉस्टिंग 3 रुपए, प्राइस बदल गया। दिस इज वेटेड एवरेज, ठीक है। अब तुम इश्यू करोगे ना तो 3 रुपए में इश्यू करोगे। एवरेज वहां लगता है जहां आइडेंटिकल गुड्स है, जैसे कि एवरेज क्या लगेगा, 2 रुपए का कॉस्टिंग था तुम्हारा और एक सामान खरीदा तुम 4 रुपए का, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ 3 ही आ रहा है, बट डिफरेंट प्राइजेस होंगे तो एवरेज मेथड में एक ही बार में। एवरेज मेथड में तुमको स्टोर लेजर में प्रॉब्लम नहीं है और स्टोर लेजर बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता इतना ज्यादा, लेकिन वेटेड एवरेज में एवरी टाइम जब हम खरीदेंगे तो प्राइस बदलता जाएगा। अभी तुम ये लिखो, फिर मैं तुम लोग को दिखाता हूं कि कैसे एक स्टोर लेजर दिखता है, ट्रेडिंग बिजनेस का दिखाता हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। वही हम लोग को सेम बनाना है। सबसे ज्यादा आपका वेटेड एवरेज चलता है, बट ये जितने भी आइडेंटिकल वाले जो थोक में बेचते हैं ना, लॉट में, उन लोग एवरेज मेथड लगाते हैं, क्योंकि वो है ना, स्टॉक इज द, पता है ना, एक लिमिटेशन ऑफ अकाउंट विंडो ड्रेसिंग, तुम्हें ना उसमें चेंजेस करना सॉफ्टवेयर के अंदर में, कभी फीफो कभी लीफो ऐसे करना, पूरा प्राइस बदल जाएगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बदल जाता है। ये स्टॉक वैल्यूएशन पे ही तो सारा प्रॉफिटेबिलिटी टिका हुआ है। बिजनेस में सारा ट्रांजैक्शन एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन पे होता है, एक्चुअल डॉक्यूमेंट, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, बट स्टॉक इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन, इट इज एन इवेंट।
प्लस माइनस करके हम निकालते हैं और इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। कुछ लोग बोलेगा कि हम कॉस्ट पे दिखाता है, कुछ बोलेगा हम मार्केट वैल्यू में दिखा रहा है, कुछ बोलेगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर है, कुछ बोलेगा हम फीफो कर रहा है, लीफो कर रहा है। तो यही तो फ्लक्चुएशन है, यहीं से तो मैनिपुलेशन होता है, प्रॉफिट बढ़ाना है या फिर प्रॉफिट कम करना है। एंड ये अवेलेबल है लॉ में, तो सब यूज कर रहा है इसका। देखो कि कैसा होता होगा एक बार स्टोर लेजर। रोशनी को नहीं दिख रहा होगा ना? एजुकेशन तो नहीं है, कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कुछ तो खुलेगा। देखो स्टॉक समरी। अच्छा रोशनी तुमको नहीं दिख रहा ना? नहीं। क्या करेगा देख के? अभी दिख रहा है? हाँ। तो स्टॉक समरी है। अभी स्टॉक समरी को थोड़ा सा खोल देता हूँ। अब देखो इस तरीके से रहता है, दिस इज द स्टोर लेजर। ये ट्रेडिंग बिजनेस का स्टोर लेजर है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस दिख रहा है आपको, वहां पे क्वांटिटी भी है, रेट भी है और वैल्यू भी है। एंड देन इनवर्ट, मतलब जितना आपके गोडाउन में आया उसमें से जितना आपने इशू कर दिया आउटवर्ड, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस। यही होता है स्टोर लेजर। ऐसा ही बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे आइटम वाइज है, बट आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। आपके क्वेश्चन में क्या होगा, डेट वाइज होगा। तो अपने को डेट वाइज, क्योंकि यदि आइटम वाइज बनाने के तो उनको सच में सॉफ्टवेयर ही देना पड़ेगा या एक्सेल देना पड़ेगा जिसमें तुम लोग बना सको। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास डेट वाइज चलता है। यही चीज आपने फाउंडेशन में भी बनाया था। और इसमें अलग अलग मेथड्स होते हैं। इसमें मैं अभी तो वैल्यूएशन, देखो F8 साइड में दिख रहा है वैल्यूएशन। इस वैल्यूएशन के अंदर में अलग अलग है। देखो अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं थोड़ा सा। नीचे टोटल दिखाई दे रहा है 1,10,24,620 क्लोजिंग बैलेंस का। यदि आप मेथड बदल दोगे, मेथड फीफो कर दें, अभी तो डिफॉल्ट है जो एक्चुअल में सब कुछ लेता है, फीफो लेते ही देखो वैल्यू बदल गया। 1,10,00,000 से स्टॉक बढ़ गया, मतलब प्रॉफिट भी बढ़ गया। क्लियर है? देन कुछ और करके देखते हैं, लीफो ले लें, कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम। इस तरीके से अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग हम लोग इवेल्युएशन करते हैं। बट ये डिफॉल्ट मेथड कौन सा था पता है? वेटेड एवरेज। आप एवरेज प्राइस भी कर सकते हैं। देखो स्टॉक कहां चला गया, बिकॉज यहाँ पे ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को नहीं कंसिडर कर रहा। इसने तो सारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की प्राइस को लिया और उसकी एवरेजिंग कर दी। अरे कैसे हो सकता है? आईफोन, सैमसंग और ओप्पो को थोड़ी ना प्राइस सबका लेके एवरेज कर दो, अच्छा कोई भी फोन इतने में ले जाओ। मतलब एक तरफ आईफोन रखा 1,00,000 का, एक तरफ सैमसंग का फोन रखा 60,000 का, और एक तरफ ओप्पो का फोन रखा 15,000। 15,000 प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाई 3, कोई भी फोन ले जाओ, दैट इज द एवरेज प्राइस। ऐसा नहीं होता है ना, राइट? वो सिर्फ आइडेंटिकल जिसमें सब एक जैसा प्राइस का टी शर्ट है वहां चलता है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं। एंड स्टॉक इवैल्यूएशन, स्टॉक ऑडिट इज वन ऑफ द कोर एरिया जो आपके ऑडिट में आएगा। जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट करने जाओगे तो आपको ये मिलेगा और मजा भी आएगा। और एक टाइम आपको ऐसा फील होगा लेबोरियस है। आपके जो बॉस होंगे ना, जब स्टॉक ऑडिट पे आपको भेजेंगे, पहले दिन बहुत जोश रहेगा, सेकंड टाइम आपको फील होने लगेगा कि आप कितने बड़े लेबर हो। क्योंकि वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना, लेबर के साथ में देखना, कोई सीए तो जाके करेगा नहीं, बीइंग आर्टिकल आप लोग ही जाओगे। तो इट्स ए लेबोरियस टास्क, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्टॉक को यदि मैनिपुलेट, बड़ी बड़ी कंपनीज के कितने सारे गोडाउन्स होते हैं, उन गोडाउन्स में चेक करना सच में प्रॉपर्ली है या नहीं है, इंपॉर्टेंट टास्क है। स्टॉक को चेक करना, बैंक के स्टेटमेंट को रिकंसिलेशन, ये सब कुछ ऐसे कोर पॉइंट्स है जो एकदम वेरीफाइड होना चाहिए। अदरवाइज तुम्हारा सीओपी जा सकता है। तुमने यदि अच्छे से चेक वेक नहीं किया, ऐसे ही मैनेजमेंट ने जो बोला और दे दिया, अपलोड कर दिया, तो गया, कल को पकड़ा गया और फ्रॉड हुआ और पता चला कि स्टॉक था ही नहीं, फिर भी तुमने इतना वैल्यू का स्टॉक दिखाया है कहाँ। और आजकल तो जीएसटी की वजह से सब कुछ बहुत ट्रेस हो जाता है बहुत इजीली। तो अच्छे से सीखना, जब भी सीखो, स्टॉक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो आई होप आपको समझ में आया कि 4 मेथड है। फीफो और लीफो की कहानी बहुत इजी है, जो पहले आएगा वही अपन पहले इश्यू करेगा, और लीफो में क्या होगा, जो लास्ट आएगा उसको इश्यू करेगा। लास्ट किया था हमने कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर हम्म 11 तक हो गया क्या, देखो चेक करना एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक हो गया क्या अपना। ये तो कर ही लोगे, हाँ ये तो वही है। वही ये कर लिया था हमने। ठीक है 12 आप देखो, The following transaction in respect of material Y occurred during the 6 months ended 30th September. ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ है एंडिंग 30th September 22। 6 महीना का डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अप्रैल में आपने परचेज किया इतना, प्राइस था इतना, और अप्रैल में आपने इशू किया है 0 यूनिट्स। सिमिलरली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का कहानी दिया हुआ है। द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज, मतलब आपके बहसबाजी कर रहे हैं आप सीए और वो, that the value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issue is used। बोलता है हर सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम ही आएगा, ऐसा होता है क्या? अभी तो हमने देखा मेथड बदलते ही प्राइस भी बदल रहा था ना क्लोजिंग स्टॉक का, कभी 1 करोड़ 10 लाख हो रहा था, कभी 1 करोड़ 11 हो रहा था, कभी 1 करोड़ 46 हो गया था। यानी प्राइस चेंज करने से, मेथड चेंज करने से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी बदलता है। तो वो आपसे बहस कर रहे हैं, डू यू एग्री? व्हाई और व्हाई नॉट एक्सप्लेन, डिटेल स्टोर लेजर आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको बताना है, कैसे बताओगे? पहला बात हम आर्ग्यू कर रहे हैं, उसको बोलेंगे एग्री नहीं कर रहे, बिकॉज whenever any method of valuation is changed, price is also changes। अब कैसे एक्सप्लेन करोगे? सपोज हमने फीफो लगाया, पहले तो ये दिख लो कि कोई भी मेथड लगाओ, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना होगा, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना होगा? अरे बाबा, टोटल कितना परचेज किया? टोटल 2500 यूनिट्स आपने परचेज किया ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स, एंड 6 मंथ्स में इशू कितना कर दिया? तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स का है? ठीक है, इफ हम फीफो मेथड लगाएंगे तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा 200 यूनिट होगा? एकदम लास्ट परचेज, क्योंकि फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इस 600 में से 200 यूनिट हमारे पास स्टॉक में होंगे। इसका प्राइस क्या था? 4000। इफ हमने लीफो लगाएंगे तो क्या होगा? 200 इंटू 25 5000 हो जाएगा। और इफ हम एवरेज प्राइस लगाएं तो एवरेज प्राइस में क्या करना होगा? सारा प्राइस का एवरेज करो, 25 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 6, एवरेज प्राइस 23.83। इंफिनिटी है 4767 डिफाइन कर देंगे। वेटेड एवरेज मत करने जाना, बिकॉज वेटेड एवरेज में एवरी टाइम प्राइस बदलता रहता है, तो पूरा स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा फिर आप। ये 3 मेथड से उसको समझा देने का एग्जामिनर को कि एवरी टाइम प्राइस डू चेंजेस व्हेन यू चेंज द मेथड, एंड प्रूफ करके दिखा देना। हाँ, एज पर फीफो मेथड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी दिस, as per LIFO method value of closing stock will be this,
as per average price method value of closing stock becomes this. समझ में है? Point number B. State when and why would you recommend the LIFO method of pricing material issue? At the time of inflation. At the time of inflation, because at the time of inflation LIFO gives the perfect. ठीक है, तो ये तो था theoretical. मैंने point number A presentation problem बताऊं? किधर बताएं वो थ्योरेटिकली है, बस एग्जाम में आप वैसा नहीं लिख पाओगे. यहाँ पे जो दिया है ना इतना बड़ा राम कहानी, आप लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम में, उसके लिए रटना पड़ेगा, एंड वो मैं रिकमेंड नहीं करता. लिखना पड़ेगा. इतना नहीं लिखना रहेगा, टू द पॉइंट लिखेंगे. 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब क्वेश्चन 10 मार्क में आएगा. तो कंसाइज वे में लिखेंगे. देखो कंसाइज वे में कैसे लिखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 एज पर द न्यू बुक, 13 एज पर द ओल्ड बुक. ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 का ए पार्ट. ठीक है, टोटल यूनिट्स purchased 2500, total units issued 2300, stock at the end of September 200 यूनिट. सितंबर का डेटा का ही बात कर रहा था क्वेश्चन. स्टॉक एट द एंड ऑफ सितंबर 200 यूनिट्स. ठीक है, evaluation of value of closing stock under different methods FIFO में वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा, 200 इंटू बेस 4000. LIFO आप बस एग्जामिनर के साथ जिस दिन खिलना सीख जाओगे, प्रेजेंट करके लाइंस को कैसे यूज करना है, वर्डिंग्स को कैसे दिखा के कि हाँ वो मार्क्स देने पे मजबूर हो जाए, उस दिन कंपटीशन एग्जाम के लिए आप रेडी हो. क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत जन को आता बहुत कुछ है, बट एग्जाम में लिखना नहीं आता. एग्जाम से पहले तक वो एकदम ऐसा लगता है कि यार ये तो पास हो जाएगा, और जब रिजल्ट आता है तो वो पास नहीं होता, कि उसको एग्जाम हॉल में उस 3 घंटा में कैसे लिखना है उसको वो नहीं पता. वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना होगा, 200 इंटू 25. एवरेज प्राइस वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 यूनिट इंटू 23.834767. As per the above calculation, नहीं, हाँ, as per the above calculation, it can be observed that value of stock changes
whenever there is change in method of valuation, therefore the argument given by the chief accountant, क्योंकि हमेशा देखो कंक्लूजन वहीं से बनता है क्वेश्चन में से. The argument given by the chief accountant is not correct. हमने वो सारा चीज लिखा जो इंस्टीट्यूट ने पॉइंट नंबर ए में लिखा होगा, बट अपने तरीके में जो ठीक भी लग रहा है, जो फिगर वाइज इवेल्युएट भी कर पा रहे हैं. चेकर को हर वो चीज समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है और कैसे कैसे उसको जो चाहिए था. तो बस यही दिखाना था पॉइंट नंबर ए में. तो जब आप कंक्लूजन लिखो तो प्रॉपरली बताओ उसको कि ये मेरा कंक्लूजन है. इवन चाहे आप दूसरा पेपर भी लिख रहे हो, लॉ के पेपर लिखो चाहे कुछ भी, दिस शुड बी सेपरेटली हाईलाइटेड कि दिस इज माय कंक्लूजन. बिकॉज थियोरेटिकल पेपर में मार्क्स गेन करना होता है, नॉलेज सबके पास है, वो राम कहानी और रायता सब फैला के आ रहे हैं, बट ये जो पार्ट है इसका एक अलग मार्क होता है. अब इसको आप कहाँ हाईलाइट कर रहे हो, किधर दिखा रहे हो, किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो, उस पे मार्क्स मिलेगा ना. ऊपर प्रोविजन चल रहा होता है, बीच में स्टोरी चल रही होती है, फिर आपका कंक्लूजन चल रहा होता है, एंड देन द फाइनल कंक्लूजन. इस तरीके से क्लियर है पॉइंट नंबर ए. एंड पॉइंट नंबर बी देखो कुछ भी नहीं था. व्हेन एंड व्हाई यू शुड रिकमेंड द LIFO मेथड. तो LIFO मेथड का वो एक ही पॉइंट, एट द इन्फ्लेशनरी पीरियड, वो सबसे बेस्ट रहता है, वही पॉइंट आपको लिखना है, इतना नहीं लिख पाओगे. हाँ, LIFO will tend to show the correct profit and thus avoid paying undue. हाँ, ये लिख लो सिर्फ, क्योंकि चारों नहीं लिख पाओगे. देखो बार बार लिख तो वही रहा है. द यूज ऑफ, देखना अच्छे से पढ़ना, द यूज ऑफ मेथड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई प्रॉफिट इन द इनकम स्टेटमेंट. राइजिंग प्राइजेस के बारे में बात किया, लास्ट पॉइंट भी तो उसी के बारे में बात कर रहा है, इन्फ्लेशन. एक ही पॉइंट को घुमा घुमा के लिख रहा है. इसको जस्ट रीड करने का, और एग्जाम में दोनों पॉइंट एक साथ आए तो ये पॉइंट लिख के आना. आज पावर कट ने इशू नहीं किया होता तो खत्म हो जाता रहा. It will take one more lecture. आज इतना ही रहेगा, मैं पूरा टाइम पे चलता हूँ. That's all for today. Thank you. Next class में जहाँ तक मटेरियल खत्म हो जाएगा.